जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। बड़ी खूबसूरत लाइन है। इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेक्चर नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं आइसोमेरिज्म पे। और पिछले 9 लेक्चर में मैंने आपको कई चीजें पढ़ाई हुई हैं, उसको रिवाइज जरूर करते चलिएगा। और अगर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं रहेगा तो चीजें जो है ना वो फिर मैसअप होने लग जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हम लोग बोलेंगे कि दोज स्टीरियो आइसोमर्स which are having different behavior toward PPL। PPL मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या मतलब है इसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, इसको हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए नॉर्मल जो लाइट होती है ना उसमें उसमें जो लाइट का जो वाइब्रेशन है वो हर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको दिखाते हैं इस तरीके से कि हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो हम लोग उसको रे से क्यों दिखाए हैं, समझ में आ रहा है। रे नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन, है ना। ये दोनों तरफ एरो दिया हुआ है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे निकोल प्रिज्म से पोलराइजर है ये, इससे हमने पास करवाया। तो हमने देखा कि बाकी जो है वो फिल्टर आउट हो गया है, कोई एक डायरेक्शन वाला यहाँ से क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है। बात समझ में आ रही कैसे हो रहा है। समझ लो कि हमने एक कोई चीज लिया है जिसमें कि बहुत सारे पतले पतले स्लाइड्स हैं। अगर हम उसे लाइट भेजेंगे तो कौन सा लाइट निकल पाएगा, हम बोलेंगे पतले पतले फॉर्म में, है ना। तो हम बोलेंगे कि सारे बाकी जो है वो फिल्टर आउट हो गए हैं और ये जो हमको लाइट मिला है ना, ये नॉर्मल लाइट नहीं है, अब ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, इसको हम लोग पोलराइजर हम लोग सन ग्लासेस पे भी लगाते हैं। खैर अभी चर्चा हमारी उस पर नहीं हो रही है। हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्मल लाइट को पोलराइजर ने क्या किया, पीपीएल में कन्वर्ट कर दिया। इस पीपीएल को हम एक सैंपल ट्यूब से गुजारेंगे। सैंपल ट्यूब क्या है, हमने इसमें कोई चीज रख दिया होगा, ए बी सी सब्सटेंसेज हमने रख दिया होगा। अब देखो अलग अलग सब्सटेंस के लिए इसका बिहेवियर अलग था। तो हमने यहाँ पे सैंपल के लिए देखो यहाँ पे लिख रखा है कि हमने यहाँ पे सैंपल ट्यूब में 3 टाइप की चीजें रखी है, एक एक करके। पहले ए रखा, फिर हमने देखा रिजल्ट कुछ आया, फिर हमने बी रखा, फिर हमारा कुछ रिजल्ट आया। उसी तरीके से हमने सी रखा और रिजल्ट कुछ और आया। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट एक कॉमन लिया है, कॉमन रिजल्ट के फॉर्म में हमको यहाँ पे ढेर सारी चीजें दिख रही है। फर्स्ट में देखो क्या दिखा, जैसा हमने पीपीएल लिया था वैसे ही हमको पीपीएल मिला है। मतलब यहाँ पे जो डेविएशन है, देख लो ये लाइन कैसा था, वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा था, यहाँ भी वाई एक्सिस के पैरेलल। नो डेविएशन, नो डेविएशन मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0। और जब भी नो डेविएशन हो तो हम ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं कि दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा हमने लिया है कि देखो मान लीजिए हमने सैंपल बी लिया, सैंपल बी का जो रिजल्ट है वो इस तरीके का है कि उसमें क्या हुआ, ये जो वाई एक्सिस वाला जो पैरेलल टू वाई एक्सिस जो हमने यहाँ पे लाइन दिया है, ये वाला लाइन, ये लाइन थोड़ा सा टिल्ट हो गया। और किधर टिल्ट हुआ, क्लॉकवाइज। तो जब भी क्लॉकवाइज टिल्ट होगा तो हम इसको बोलते हैं कि एक तो है कि टिल्ट हुआ इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लास्ट वाला क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस बार क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, DEXTRO, डेक्स्ट्रो। और डेक्स्ट्रो को हम बोलते हैं स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका होता है कि डी आइसोमर है ये। डी मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका, डेक्स्ट्रो। और डेक्स्ट्रो से क्या समझ में आता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। ओके, अब कहानी है कि अगर हमने इस सैंपल ट्यूब में सी नाम का एक सैंपल रखा है, ठीक है, कोई सैंपल होगा जिसको हम सी बोल रहे हैं, और अगर उसमें ये जो लाइन था पीपीएल जो था वो टिल्ट हो गया नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये टिल्ट हुआ तो सबसे पहली बात तो है कि टिल्ट हुआ है, टिल्ट हुआ है तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हुआ है तो इसको हम बोलते हैं लेवो, LAEVO, लेवो रोटेटरी। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। तो हम लिखते हैं एल आइसोमर। एक हो गया डी आइसोमर, एक हो गया एल आइसोमर। क्लियर है ये चीज, डी और एल आपको समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे भी वही लिखा है कि लेट वी हैव 3 सैंपल इन सैंपल ट्यूब ABC 1 by 1। ओके, हमने ये चीज समझा दिया आपको। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो ABC ये जो मिले आपको ये क्या है, तो ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर हो गया ये चीज। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए एक टर्म हम लोगों को समझना पड़ेगा जिसका नाम है कायरल एटम।
ठीक है, लिख के बताते हैं क्या हम पढ़ रहे हैं, कायरल एटम। देखो CHIRAL, कायरल एटम। देखिए कायरल एटम क्या होता है इसके बारे में बात हो रही है। तो है कि एटम which is sp3 hybridized sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल रहेगा ये, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल पता है ना आपको कैसा डिजाइन होता है? टेट्राहेड्रल मतलब जैसे जैसे आपका ट्राइपोड है ना, ट्राइपोड का जो स्टैंड है वो क्या है, वो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेके बैठा हुआ है। और क्या बोलेंगे कि विथ, टेट्राहेड्रल तो रहेगा ही साथ में, विथ फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप, 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। ठीक है, 4 डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं या ग्रुप हो सकता है अटैच टू इट, ठीक है, अटैच टू इट, इज कॉल्ड काइरल, CHIRAL। इसको ना मैं पहले पढ़ा करता था चीरल, पहले मतलब जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये काइरल है, काइरल एटम्स। अब देखो कायरल एटम कैसा है, जैसे हमने ले लिया कार्बन, कार्बन से अटैचमेंट क्या क्या है, एक है X, एक है हमारे पास Y। ध्यान देना अब मैं कैसा लाइन बना रहा हूं, एक हमारे पास है ये जो है ये पीछे है, कैमरा का स्टैंड समझ में आ रहा है, नीचे में जो ऐसा निकला होता है समझो कि एक पीछे है, और ये जो है बेटा ये है आगे। ठीक है, तो हम एक को बोलते हैं डैश लाइन, एक को बोलते हैं वेज लाइन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा WXYZ हमने लिया है, सब अलग अलग हैं, तो लिख देते हैं इस बात को कि X इज नॉट इक्वल टू Y इज नॉट इक्वल टू Z इज नॉट इक्वल टू W। ठीक है, W X के बराबर नहीं है, X Y के बराबर नहीं है, और Y Z के बराबर। ठीक है, तो ये है कंडीशन, कायरल एटम होने के दो कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि जो कायरल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और उसके जो चारों अटैचमेंट है वो अलग अलग होने चाहिए। चारों अटैचमेंट में या तो एटम हो सकता है या तो ग्रुप हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने बड़ा बेसिक से एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास है CH3, यहाँ पे है C, यहाँ पे H, यहाँ पे हमारे पास है C2H5, और यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है C3H7। अब देखो आप बोलेंगे कि इस तरीके से हमने क्यों नहीं बनाया, इस तरीके से जो हमने लाइन बनाया था ये 3D डिजाइन है, इसको हमने 3D को ही 2D में लाके दिखाया है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला है कि क्या कार्बन जो है कायरल एटम है, तो हम बोलेंगे कि पहले देख लेते हैं कि इससे 4 अटैचमेंट होनी चाहिए, sp3 है तो हम 4 अटैचमेंट देख रहे हैं, दिख रहा है। क्या चारों अलग अलग हैं, बोलेंगे बिल्कुल। तो हम बोलेंगे C इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद है कि ऑल अटैचमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। सो C इज अ कायरल एटम। देखो कार्बन कायरल एटम हमेशा होता है ऐसा नहीं है, ठीक है, इस जगह पे ये जो कार्बन है ये क्या है, कायरल एटम। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि सर हर जगह अभी तो बता रहा कि कार्बन जो है वो कायरल एटम है और किसी और जगह जो है कार्बन हो सकता है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वैसे केस में ये कायरल एटम नहीं होता। ओके, अब हम बात करते हैं, एग्जांपल्स भी कराऊंगा मैं, यहां लिख देते हैं। एक क्वेश्चन है कि मार्क द chiral atoms in the following बोलता है कि इसमें से कायरल एटम को मार्क करना है। हमने यहाँ पे लिया है CH3, यहाँ पे हमारे पास CH, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है C2H5। एक मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बाकी मैं जैसे जैसे लिखते चलूंगा आपको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये वाला जो कार्बन है, रेड पेन से लिखते, ब्लू से लिखते हो, ठीक है, क्या ये कार्बन से क्या क्या अटैच है। तो हम बोलेंगे एक तरफ है ये वाला CH के आसपास का कुछ,
दूसरी तरफ क्या है, हम बोलेंगे H, यहाँ भी क्या है H, यहाँ भी H। अब देखो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन अटैचमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, है ना। इसलिए क्या होगा, ये जो कार्बन है पहला वाला, ये कार्बन कायरल नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो नहीं, दूसरी को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे को मैं रेड से बना रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तरफ है Br, एक तरफ है CH3, एक तरफ है C2H5 और एक तरफ है H। क्या कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? बिल्कुल सही। क्या सारे अटैचमेंट डिफरेंट है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल। इसलिए ये क्या होगा, ये कायरल होगा, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, स्टार मार्क बना देते हैं। स्टार मार्क मतलब क्या हो गया, ये कायरल एटम। क्लियर हो गया। अब आप चाहो तो बाकी को भी जज कर सकते थे। यहाँ पे जैसे C2H5 है तो अलग अलग आप कार्बन बना लीजिए, फिर देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि बस यही एक क्या है, कायरल है। आओ सेकंड करते हैं। सेकंड में हमारे पास है, हमने यहाँ पे एक रिंग ले लिया और रिंग में हमने अटैच कर दिया है यहाँ पे Br और यहाँ पे, चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा, कहाँ पे कायरलिटी होगी। अच्छा यहाँ एक काम करो, एक और बनाते हैं, ठीक है। एक इसी के जैसा एक और बना देते हैं। आप सॉल्व करते चलिए, ठीक है। सॉल्व करते चलिए, मैं भी सॉल्व करूंगा, तो फिर आपका चेक हो जाएगा कि हमने कौन कौन सा, आपका कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, ठीक है। सी ले लिया, नाउ डी। डी में देखिए हमने क्या बनाया है, हमने यहाँ पे ले लिया ये और यहाँ पे लगा लिया हमने Br, ठीक है। अगला है कि पेंटागन बना दो, ठीक है। ये रहा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल। नाउ एफ में हमने बना लिया, हो रहा है सॉल्व, ठीक है। चलिए इतना पहले करके देखते हैं एफ तक। सबसे पहले क्या लग रहा है, बी में कहां कहां पे हो रही चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये यहां पे होना चाहिए। देखो तो ये कार्बन पे, जहां पे मैंने स्टार बनाया, दिख रहा है आपको, अलग पेन से बना दो, ये देखो, ये कैसे, ये कार्बन से देखो, ये कार्बन से क्या है, CH3, यहाँ पे CH3 अटैच रहेगा, यहाँ पे CH2। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, CH, तो अलग अलग हो गए, एक का Br है और दूसरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। समझ में आ रही है। जहां पे देखो, जहां पे मैंने स्टार बनाया है वहां का अगर देखा जाए तो ऊपर में क्या है, Br है, इधर क्या है तो हम बोलेंगे CH2 होगा, इधर क्या होगा तो हम बोलेंगे CH होगा। समझ में आ रहा है। तो और एक और क्या रहेगा तो हम बोलेंगे एक रहेगा हाइड्रोजन। तो अटैचमेंट देखिए, Br है, CH2 है, CH है, H है, सब अलग अलग है। तो ये क्या होगा, ये कायरल होगा। इसके अलावा, इसके जहां पे मैंने स्टार लगाया है उस कार्बन के अलावा बाकी कोई भी कार्बन कायरल नहीं होगा। आपको बना के देखना है तो देख लीजिए। जैसे मैंने मान लो इस कार्बन के बारे में सोचा कि ये क्यों नहीं है सर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, जहां पे मैंने अभी डॉट बनाया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन के साथ क्या रहेगा, CH रहेगा। यहाँ देखो क्या रहेगा, यहाँ पे है हमारे पास CH2, ठीक है। और क्या रहेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। तो क्या दिख रहा है, ये और ये तो रिपीट कर गया, तो रिपीट कर गया तो कंडीशन तो पूरा ही नहीं हुआ, मतलब ये वाला कायरल नहीं होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा के और आपके लिए इसको सही वाला मार्क करते हैं। ये यहाँ पे नहीं जाएगा, तो जहां पे मैंने रेड से मार्क किया है बस वही क्या होगा, कायरल एटम होगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पे सी पे बात कीजिए। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, यहाँ और यहाँ पे दोनों जगह पे होगा। ना डी की बारी, डी में कहां पे होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे होगा। ई में कहां पे होगा तो ई में यहां होगा, यहां दिख रहा है। अच्छा क्या आपको नहीं लग रहा है कि डी जो है वो गलत हो गया? बताइए कैसे। ना बीच में कुछ नहीं बोलना है आपको, है ना, जिसको भी मैं बोल दूं सब है। देखो यहाँ पे Br है, यहाँ पे बेटा CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन है। अब आपको दिख रहा है CH2 और CH2 रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला चीज गलत हो गया है, क्रॉस कर देना है। अब बताओ यहाँ पे क्यों हुआ, बताओ।
क्योंकि यहाँ पे एक तरफ Me है, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा और एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे कायरलिटी होगी कहाँ पे, इस कार्बन पे, है ना, जहाँ पे स्टार बनाया है। अगेन F की बात कीजिए, F में क्या होगा, यहाँ पे भी कायरलिटी होगी और यहाँ पे भी कायरलिटी होगी। ठीक है, और सवाल करते हैं। ठीक है, F के बाद यहाँ पे ले लिया हमने G में हमने लिया है कि ये रहा, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं Br, यहाँ पे Cl। H में देखिए क्या है, H में हमने बताया कि यहाँ पे हम इस तरीके से बना रहे हैं, एक तरफ लगा दिया Br, एक तरफ लगा दिया Cl। नाउ I में हमने क्या किया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है हमारे पास Cl। नाउ J में हमने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे हमारे पास है CH3। ठीक है, इसमें भी आपको चेक करना है, फटाफट आप सॉल्व करते चलिए, फिर बाद में हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। I J K जैसे रहने दो, J तक सॉल्व करके बताइए जल्दी से, क्या लग रहा है जी में कहां पे होगी कायरलिटी, बताओ बताओ क्या लग रहा है, यहाँ पे मार्क करके बताते हैं, यहाँ पे कायरलिटी लग रही है, गलत जवाब है। कैसे, देखो, अगर आप इस कार्बन पे चेक करना चाहते हैं तो एक तरफ तो है Br, एक तरफ है Cl, एक तरफ है CH2 और नीचे भी क्या है, CH2 है, तो ये दोनों तो रिपीट हो गया ना, तो कोई भी कायरल नहीं रहा। ठीक है, तो नो कायरल एटम, इसमें कोई कायरल एटम नहीं है। नाउ यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, क्या आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है, समझ में आ गया क्यों यहाँ पे Br के पास होगा, क्यों Cl के पास होगा। ओके, नाउ यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे कायरलिटी होगी। जे के बारे में बताइए, यहाँ पे कायरलिटी होगी, देख लो, दिख रहा है आपको, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कायरल एटम को पहचान जाएंगे। ओके, तो कायरल एटम अगर आप पहचान, चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पे लेते हैं के में हमने ले लिया कि CH3, यहां पे हमारे पास है N, यहां पे है H, यहां पे है C2H5 और यहां पे होता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ओके, बताइए क्या नाइट्रोजन जो है ये कायरल एटम है, जवाब है हाँ। अच्छा, ये लोन पेयर देख के घबराना नहीं है कि सर अटैचमेंट तो नहीं है, भैया लोन पेयर की वजह से भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक तरफ लोन पेयर है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ H है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब अलग अलग है, और अगर सब अलग अलग है तो क्या होगा, ये एक कायरल एटम है, तो हम क्या बोलेंगे, N यहाँ पे स्टार बना दो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है कि N इज ए कायरल एटम। IJKL, L में देखो हमने यहाँ पे लिया है CH3, यहाँ पे है S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर होता है, और यहाँ पे हमने ले लिया CH2 CH3, कहां पे कायरलिटी आएगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, हाँ जी, 1 2 3 और चौथे में लोन पेयर को ही मान लो अटैचमेंट है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, सब जो है वो अलग अलग है, देखो एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5 है, हम बोलेंगे दिस इज अ कायरल एटम। ठीक है, इस तरीके से होता है। एक और लो, M है ना, M में हमने ले लिया ऐसे, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड के बाद हमने यहाँ पे ले लिया Me, और यहाँ पे N है। ठीक है, N के साथ है हमारे पास लोन पेयर। अब आप बताइए कि यहाँ पे कायरलिटी कहाँ पे होगी, बताइए कायरलिटी कहाँ पे होगी, है ना, तो मुझे लगता है कि कायरलिटी जो है कहाँ पे होना चाहिए, क्या N के पास कायरलिटी हो सकती है,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये? नहीं, तो n के पास तो नहीं रहेगा, तो कहाँ होगा? तो हम बोलेंगे तो यहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कायरलिटी आती है। n में देखो, n में अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर आपको नहीं समझा है m वाला ना, तो उसको आराम से डिजाइन बना के सोचिए, ठीक है, कि कैसे मैंने बोला है, कुछ तो करो खुद से। यहाँ अब यहाँ पे कायरल एटम कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये और ये आता है। अब आप देख लीजिए, मान लो इस कार्बन की बात है, तो इस कार्बन में इधर एक अटैचमेंट, इधर दो होगा, एक हाइड्रोजन होगा, सब अलग अलग है। यहाँ पे भी देखिए सेम कहानी, तो दोनों क्या होंगे, कायरल एटम्स होंगे, ध्यान रहेगा। अब इसी में ना मैं आपको एक नोट लिख देता हूं, ठीक है, नोट में ये लिख दीजिएगा कि ब्रिज हेड, यहां पे भी देख रहे हो ब्रिज हेड था ना, तो ब्रिज हेड एटम with unsymmetrical rings will be chiral if they are sp3 hybridized, ठीक है, तो अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो, जैसे कुछ एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि हमने यहाँ पे लिया है एक ये ले लिया, और एक तरफ हमने ले लिया ये। अब आपको दिख रहा है एक तरफ 6 कार्बन का रिंग है, एक तरफ 5 ही कार्बन का रिंग है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गए। तो ये जो ब्रिज हेड है ये क्या होंगे, ये कायरल एटम्स होंगे, और कार्बन है, कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। अगला हमारे पास है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ हमने ले लिया ये, और यहाँ पे मान लो कुछ अटैचमेंट वगैरह भी लगा दूं, ये रहा। अब आप बताइए कि कितने होंगे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे एक तो ये, एक तो ये, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा ये भी कायरल एटम होगा, है ना, कार्बन है तो कार्बन एटम ना, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ हमने बना लिया ऐसे, और नाइट्रोजन पे हमारे पास ये। अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन कौन होगा कायरल एटम। तो सबसे पहला है कि दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो स्टार स्टार यहाँ पे भी लगेंगे, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कायरल एटम्स की पहचान आपको अब हो गई है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज है, तो यहां पे लिखते हैं हेडिंग अपना कि प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज। सबसे पहला जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमान्स प्रोजेक्शन ये है 2D के लिए, ठीक है, न्यूमान्स प्रोजेक्शन है 2D के लिए। नाउ सेकंड जो होता है ये होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन, ये चीज होती है 3D के लिए। आपको समझाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2D 3D कैसे होता है, बताएंगे इसके बारे में। नाउ थर्ड है फिश्चर प्रोजेक्शन जो होता है ये भी 2D व्यू है। और चौथा जो होता है हमारे पास वो होता है डैश वेज प्रोजेक्शन, ठीक है, और ये होता है प्रोजेक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूमान्स प्रोजेक्शन क्या होता है। फर्स्ट न्यूमान्स प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमान्स प्रोजेक्शन के बारे में देखो। न्यूमान्स प्रोजेक्शन आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था कि इस तरीके से बना होता है। एक यहाँ पे कार्बन है, सबसे पहले कार्बन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या अटैच है। लाइक हमने यहाँ पे ले लिया कि ये रहा, मान लीजिए H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H,
और इस गोले को भी एक कार्बन मान लेते हैं, और दूसरी जगह पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अटैचमेंट है H का, एक अटैचमेंट यहाँ पे है H का, एक अटैचमेंट यहाँ पे है H का। ठीक है, तो इस तरीके, अच्छा इसको हम लोग याद है क्या बोलते थे, हम लोग इसको बोलते थे इक्लिप्स, इक्लिप्स। और एक हम लोग बनाते थे स्टैगर्ड, कि भूल गया सब चीज। एक होता था स्टैगर्ड, है ना, एक ऐसे वाले बनाते थे, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और दूसरा हमने बना लिया यहाँ पे 60 डिग्री का, बीच में क्या होता था, एंगल होता था। अच्छा एरो मार्क नहीं करना है, सॉरी, ये H है, यहाँ पे भी H है, ठीक है, एरो मार्क मत दीजिएगा, गलती से हो गया। यहाँ पे जो एंगल है दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। ठीक है, अब न्यूमान्स का जो व्यू है समझो कैसा है, इसी को उठा के हमको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो न्यूमान क्या बोलता है कि इस कार्बन को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे ये मान लीजिए सी के साथ क्या है, एक्स है, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है जेड, और दूसरा हमने बना लिया यहाँ पे सी, इसके साथ है एक्स डैश, यहाँ पे है वाई डैश, यहाँ पे है जेड डैश। ठीक है, ये है किसका, तो ये बोलेंगे न्यूमान्स का व्यू है, न्यूमान्स व्यू। क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में आ रही है। अच्छा ये जो है बेटा, ये इक्लिप्स वाला व्यू है, समझ लो, ये इससे अटैच है, इससे देखो, जैसे ये था x, वैसे इसके पीछे क्या आ गया, x आ गया, दोनों पैरेलल लाइन, y के पैरेलल y डैश, z के पैरेलल z डैश, तो ये इक्लिप्स को बता रहा है। ठीक है, स्टैगर्ड को भी हम लोग बता सकते हैं। तो पहले आपको इक्लिप्स का व्यू समझ में आ गया, न्यूमान्स ने कैसे बताया था। अच्छा, अब न्यूमान प्रोजेक्शन के बाद अब हम देख रहे हैं सॉहर्स। तो सॉहर्स का जो प्रोजेक्शन है देखो वो कैसा है, वो है, पहले नाम लिख लीजिए, सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, यहां पे हमने क्या ले लिया, यहां पे हमने ले लिया ये लाइन, और यहां हम बनाएंगे, यहां पे हमने बना लिया मान लीजिए ए, यहां हम बना रहे हैं बी, और यहां हम बना रहे हैं सी। इसी तरीके से यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रहेगा ए डैश, यहां पे रहेगा बी डैश, और यहां पे रहेगा सी डैश। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रोजेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉहर्स, सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, तो न्यूमान्स का जो व्यू था वो कैसा था, वो था इस तरीके का कि एक कार्बन, उसके पीछे गोला बनाना एंड बाकी चीजें, है ना। तो न्यूमान्स का व्यू हमने समझ लिया, सॉहर्स हमने समझ लिया। अच्छा, इस सॉहर्स को देख के क्या आप न्यूमान्स बना सकते हैं, देखो हमने बोला कि इस कार्बन को डॉट लेंगे और इसको सर्कल लेंगे। ठीक है, तो ये डॉट हो गया और एक सर्कल, डॉट से क्या अटैच है, डॉट से अटैच है ए, यहाँ पे एंगल वगैरह नहीं चेंज करना है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी ना। सर्कल से देखो, सर्कल से क्या है, तो हम बोलेंगे सर्कल से है ए डैश, अगला है हमारे पास सी डैश, और यहाँ पे है बी डैश। ठीक है, तो ये इस प्रोजेक्शन का क्या नाम है, न्यूमान्स प्रोजेक्शन। तो उम्मीद है कि आपको न्यूमान्स जो है, सॉहर्स, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक और बना के देखते हैं, सॉहर्स वाला, उससे फिर न्यूमान्स बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया एक लाइन, यहां पे हमने ले लिया दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहां पे लेंगे, यहां पे हम ले लेंगे ए डैश। ठीक है, ए डैश, इसको हमने ले लिया बी, इसको हम ले लेते हैं सी डैश, और यहां पे हमने ले लिया बी डैश। अब आप समझो कैसे बनाएंगे इसको। हम बोल रहे हैं देखो, सबसे पहले इस कार्बन को डॉट ले लीजिए यहाँ पे, और डॉट के बाद दूसरे दूसरे इस कार्बन को आप सर्कल ले लो यहाँ पे। ठीक है, सर्कल ले लिया, डॉट के साथ क्या अटैच है, हम बोलेंगे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। सर्कल के साथ देखो क्या है, सर्कल के साथ यहाँ पे है ए डैश, यहाँ पे है बी डैश, और यहाँ पे हो गया सी डैश। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, न्यूमान्स प्रोजेक्शन है। और न्यूमान्स प्रोजेक्शन में इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, है ना, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड एक होता था इक्लिप्स, इक्लिप्स यहाँ पे, तो स्टैगर्ड हमने यहाँ पे क्या किया, बना लिया। यहां तक बात समझ में आती है। अब बात होगी फिश्चर की, कि फिश्चर प्रोजेक्शन कैसा था।
चलिए थर्ड हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है फिक्सचर, फिक्सचर प्रोजेक्शन। फिक्सचर प्रोजेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, अब फिक्सचर प्रोजेक्शन में ना कुछ बातें हैं जिसको आप पहले ध्यान में रख लीजिए। पहली बात है कि कैन ओनली बी इक्लिप्स कन्फर्मेशंस, इक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये केवल इक्लिप्स कन्फर्मेशन के लिए रहता है, स्कैटर्ड के लिए ये नहीं होता। तो यहां पे इस बात को भी लिख देते हैं कि स्टैगर्ड can't be represented as फिक्सचर प्रोजेक्शन। ठीक है, फिक्सचर प्रोजेक्शन के तरीके से स्टैगर्ड को फिक्सचर प्रोजेक्शन में नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, अब यह फिक्सचर बनता कैसे है, तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से दो बना लिया। यहाँ पे हमारे पास है बी डैश, यहाँ पे हमारे पास है सी डैश, यहाँ पे हमारे पास है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है ए डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश सी डैश ऊपर बना लिया, ए बी सी नीचे बना लिया। ध्यान रखिएगा ये वाला जो है ना ऊपर में जो होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज बैक। ठीक है, बैक। और फ्रंट में कौन है, इसको हम बोलते हैं, इस कार्बन को हम बोलेंगे दिस इज फ्रंट। ठीक है, जैसे आपने बनाया था ना यहाँ पे एक डॉट बनाया था, डॉट फ्रंट है और ये क्या है, बैक है। तो बैक से कुछ चीजें अटैच थी, है ना, ऐसे अटैच था कुछ, फिर फ्रंट से कोई चीज अटैच था, याद है, इसके बारे में बात चल रही है। तो ऐसे ही ये हो गया न्यूमांस। न्यूमांस को देखते ही हम फिक्सचर बना सकते हैं, फिक्सचर ये है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ बातों को लिख देते हैं। क्या लिखना है हमको, हम बोलेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसा वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये बताता है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ। अच्छा, दूसरा है एक वर्टिकल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन क्या बताता है, देखो वर्टिकल लाइन, दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर की तरफ होगा। तो वर्टिकल लाइन हमने देख लिया, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन देख लिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक सॉहर्स बनाएंगे और सॉहर्स से देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे हो पाएगा न्यूमांस में, दूसरा चीज है फिक्सचर में, या डैश वेज भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो हमने एक ये यहाँ पे ले लिया कि ये है, दोनों तरफ y बना लो। ठीक है, ये एक y हो गया, यहाँ पे भी एक y बना लो। नाउ यहाँ पे है a, यहाँ पे है b, यहाँ पे है c। अगेन यहाँ पे हमने बना लिया a डैश, दिस इज b डैश, दिस इज c डैश। ठीक है, अगर मैं इसका सॉहर्स बनाऊं तो देखो क्या होगा, हमको दिखाई देगा कि ये है कहाँ गया, हाँ सॉहर्स तो हमने बना लिया ना, इसको लिख देते हैं सॉहर्स। दूसरा हम बना लेते हैं इसी का, अगर हमको न्यूमान बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, एक डॉट लेंगे, एक सर्कल लेंगे, डॉट से कनेक्टेड हमारे पास रहेगा ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ए डैश, यहाँ पे रहेगा बी डैश, यहाँ पे रहेगा हमारे पास सी डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, इसको हम बोलते हैं न्यूमांस, न्यूमांस प्रोजेक्शन। एक हो गया सॉहर्स, एक हो गया न्यूमांस प्रोजेक्शन। ठीक है, और अगर मैं देखूं कि इसी का तो हमने क्या बना लिया, ऊपर में हमको दिख रहा है, ऊपर में हमको दिख रहा है फिक्सचर। ठीक है, और डैश वेज में देखो कैसे होगा कि ये जो है ना ऐसा, हॉरिजॉन्टल वाले को ऐसे बता देना। ठीक है, एक और यहां पे बनाना पड़ेगा, और इसको हम बना देंगे ये लाइन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो बोलता है कि हॉरिजॉन्टल क्या बताता है हम लोग को, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और जो पीछे की तरफ है मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, कहाँ है, सामने से, मतलब अगर आप इसको मोबाइल में देख रहे हैं तो आप है ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर से ये दोनों लाइन जो है वो मोबाइल के अंदर घुसा हुआ है समझो, और ये जो है ना, जो चारों हाथ समझो कि ये दो हाथ या दो पैर, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है।
तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे हम बना लेते हैं बी डैश, यहाँ पे बना लेते हैं हम सी डैश, यहाँ पे है हमारे पास बी, यहाँ पे सी, इसी को देख के बना रहा हूँ, इसको देख के बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास है ए, यहाँ पे हमारे पास ए डैश, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डैश वेज, ठीक है, प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया ये चीज। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चारों यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और चलिए कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, एक एक करके हम एग्जांपल लेंगे, उसी को हम लोग कन्वर्ट कराते रहेंगे। एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है ना। तो नेक्स्ट सवाल के फॉर्म में हमने यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे है हमारे पास मिथाइल, यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH, यहाँ पे हमारे पास है H, यहाँ पे हमारे पास है OH, और यहाँ पे है Me, ओके। और ये इक्लिप्स फॉर्म आपको पता ही है कि स्कैटर्ड के लिए तो ये चीज होता नहीं है, तो ये किसके लिए है, ये इक्लिप्स के लिए। ध्यान रखिएगा कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट है, ये बैक और ये फ्रंट, नीचे वाला जो है वो फ्रंट है। अच्छा, इसको देख के ना सबसे आसान जो होता है वो होता है डैश वेज बनाना। तो एक काम करते हैं, यही डिजाइन को खाली ऐसा ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे ये लाइंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ME है, यहाँ पे है ME, यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH, यहाँ पे अगेन H, यहाँ पे OH। और इस टाइप का जो डिजाइन है इसको हम बोलते हैं डैश वेज, ठीक है, डैश वेज रिप्रेजेंटेशन है। इसी को देखते हुए अगर मैं सॉहर्स बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखो। तो हमने बना लिया यहाँ पे कि 2y बनाना है ना, 2y बना लिया, ये रहा। अब दोनों y पे क्या करना है, यहाँ पे देखो H, यहाँ पे OH, समझ में आ रहा है, देखो ये H ये OH, और यहाँ क्या बना लेना, ये जो ऊपर है वो Me, यहाँ पे भी वही चीज करनी है, H यहाँ पे OH यहाँ पे Me, ये क्या हो गया, सॉहर्स। नाउ अगर मैं इसी को न्यूमान्स प्रोजेक्शन पे जाऊं तो क्या होगा, याद है कौन सा फ्रंट कौन सा बैक, नीचे वाला फ्रंट है, तो फ्रंट हम डॉट बनाते हैं, बैक के लिए हम सर्कल बनाते हैं। तो फ्रंट में क्या है हमारे पास, एक तरफ है H, एक तरफ है OH, और एक तरफ है Me, ठीक है। यहाँ पे फिर से Me आ गया, यहाँ पे फिर से क्या आ गया, H आ गया, और यहाँ पे फिर से OH आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमान्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर यहीं तक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग बात करेंगे RS नेमिंग की। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।